तो सबसे छोटी ही अभाज्य संख्या क्या बोले थे, 2 है। तो मैं आपको बताया था सम और अभाज्य दोनों, सम और अभाज्य तो दुनिया में केवल एक ही ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, वो क्या है, 2 है। ठीक है, आपको याद क्या रखना, आपको याद रखना है कि 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक, मैं मार्कर थोड़ा चेंज करता हूँ, चलने लगा होगा। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 25 अभाज्य संख्या। कितनी अभाज्य संख्या है, 25। 1 से 100 तक याद रखिएगा, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या। और टोटल अभाज्य संख्या आपको मुँह जवानी याद होना चाहिए, जैसे तो याद रखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 44, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। टोटल कितने हैं, 25 अभाज्य संख्या। ये 25 अभाज्य संख्या आपको याद रखने हैं। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन एक देखिए, निम्न में अभाज्य है, तो 1 नंबर करके देगा। नहीं, निम्न में से अभाज्य नहीं है। 67, 47, 57, डी में 93, 97। ठीक, तो निम्न में से अभाज्य संख्या, अभी आपको जो अभाज्य संख्या याद है कि 67 अभाज्य संख्या ही है, 47 भी अभाज्य संख्या है, 97 भी है। तो देख लीजिए 67 क्या है, अभाज्य संख्या है, 47 क्या है, अभाज्य संख्या है, 97 क्या अभाज्य संख्या, लेकिन 57 क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन आपको यही पूछता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या, याद रखेंगे 25। ठीक है, लेकिन आजकल क्वेश्चन थोड़ा और घुमा के पूछने लगा, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या है। कितने हैं, 15। यहाँ से देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, यहाँ तक 15 है, 50 तक। उसके बाद कोई पूछेगा 51 से 100 तक, 51 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है, टोटल 10 है। ये टोटल 10 हैं, ये टोटल कितने हैं, 15, ये टोटल कितने हैं, 10, और ये तीनों मिला के, दोनों मिला के टोटल 25। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो लगभग, और मैं अभाज्य संख्या चेक करना भी बता दूंगा, लेकिन अभी अभाज्य संख्या चेक करना इसलिए नहीं बताऊँ क्योंकि अब आपको विभाज्यता का नियम नहीं पता। विभाज्यता का नियम में लास्ट में ये टॉपिक आपको कमेंट में जरूर याद रखिएगा, अगर छूट जाएगा तो आप बताते रहिएगा कि कौन सा टॉपिक छूट गया। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा लेते हैं। इसको मिटाने के बाद दूसरा चीज़ शुरू करते हैं, अभाज्य संख्या देखेंगे। ठीक है, इतना तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। ठीक, अब आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर, क्या बोलेंगे इसको, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वैसी होते हैं जिसके केवल जिसके 2 से ज़्यादा अपवर्तक हों। वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक अपवर्तक हो, दो से अधिक या 3 ले लीजिए, 3, जिसके 3 या 3 से अधिक अपवर्तक हो। अपवर्तक और अपवर्त आपको समझाए नहीं अभी तक, तो बता देंगे। अपवर्तक हो जस्ट मैं बता दूंगा। वैसी संख्या जिसके 3 या 3 से, या जिसमें एक और स्वयं के अलावा भी किसी से भाग लगे, संख्या से पूर्णता भाग लगे। क्या बोले, ठीक है, ये याद रखें। वैसे संख्या जिसके 3 या 3 से 3 तो मिनिमम होना चाहिए, 3 अपवर्तक तो मिनिमम होना चाहिए, और 3 से अधिक अपवर्तक हो, या जिसमें एक और स्वयं के अलावा भी
किसी संख्या से पूर्णतः भाग लेंगे। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, फिर वही समझाते हैं। 1 2 3, अब जीरो को हम नहीं लेते क्योंकि आपको जीरो संख्या है ही नहीं। 3 4 5 6 7 9 20 15 18, मतलब इसी तरह से इन्फिनाइट तक लेगी कुछ भी, ठीक है। सबसे छोटी ही याद रखेंगे। एक में केवल एक भाग लगेगा, एक में केवल एक से भाग लगता है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। दो में एक से भी लगता है और 2 से लगता है, एक और स्वयं से तो लगता है, लेकिन इसके अलावा क्या बोल रहे हैं हम, एक और स्वयं के अलावा भी किसी से भाग लगना चाहिए, तो ये भी नहीं है। बस अब देखिए 3 में क्या होता है, एक और 3 से भाग लगती है, तो ये भी नहीं होगी। 4 में देखिए, 1 से भी लग रही है, 2 से भी लग रही है और 4 से भी, ये देखिए यहाँ पकड़ाया। 3 अपवर्तक या 3 से अधिक हो सकता है, लेकिन 3 तो मिनिमम होना चाहिए, और एक और स्वयं, 1 और 4 के अलावा भी किसी से भाग लग रहा है, इसी का मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या यह है 4। उसके बाद 5 नहीं होगा, 5 तो पता है आपको अभाज्य है। 6 को देख लीजिए, 1 से भी लगता है, 2 से भी लगता है, 3 से भी लगता है और 6 से भी लग जाता है। 4 हो गया, 3 से अधिक हो गया तो ये भाज्य हो गया, ठीक है। अब इसी तरह आपको समझ में आ गया, ठीक है। और मैं विभाज्यता का नियम बता दूंगा तो पता आसानी से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब सबसे छोटी याद लिख लेना है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सी है, 4, ठीक है। उसके बाद बड़ी तो बहुत सारे हैं, तो इसका एग्जांपल थोड़ा याद रखेंगे, तो एग्जांपल लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4 6 8 9 11 9 10 12 14 15, मतलब ये सब, ठीक है, इन्फिनाइट तक जाएगा। समझ में आ गया। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या याद रखिए, सम से छोटी समअभाज्य संख्या 2, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, तो ये केवल ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए, सम विषम हो गया, भाज्य अभाज्य हो गया, उसके बाद प्राकृतिक पूर्ण हो गया। अब हम क्या देखेंगे, अब देखते हैं परिमेय और अपरिमेय देख लेते हैं, ठीक रहेगा। परिमेय और अपरिमेय देख लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए, परिमेय लिखते हैं, परिमेय संख्या। वैसे भी ये नवोदय का सिलेबस में शायद है या नहीं, हमको लगता नहीं है। परिमेय क्या होता है, रेशनल होता है, रेशनल नंबर, ठीक है। वैसी संख्या, तो सबसे पहले रेशनल नंबर से हमको सबसे पहले पूर्णांक संख्या देखना पड़ेगा। सबसे पहले पूर्णांक देख लीजिए, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर्स, पूर्ण अंक, इंटीजर नंबर, ठीक है। पूर्णांक का नाम ही देखिए, पूर्ण प्लस अंक, यानी पूरा अंक। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, यानी पूरा अंक, यानी पूरा अंक होना चाहिए, ठीक है, उसी को पूर्णांक बोलेंगे। जैसे पूर्णांक संख्या समझा दीजिए, इसमें डेफिनेशन क्या लिखना, पूरा अंक होना चाहिए। पूर्णांक संख्या का एक हम तो याद रखो, ये लिख लो, वैसी संख्या जो पूरा अंक के रूप में हो, पूरा अंक या संख्या के रूप में, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, क्या 0 पूर्णांक है, 0 पूरा अंक है, तो 0 पूर्णांक है। तो देखिए पूरा अंक क्या हो जाएगा, पूर्णांक हम एक संख्या रेखा पे ही आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये लाइन यहाँ पे 0 ले लीजिए, यहाँ पे दाईं साइड
राइट साइड, लेफ्ट साइड, ये नंबर है। हिंदी में क्या बोलते हैं, दाएं, बाईं ओर। इधर क्या हो जाएगा, दाईं ओर। और आपको पता है कि संख्या रेखा पर दाईं ओर जो होता है, संख्या रेखा पे यहीं से हमको इसको क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। यहीं से देख लीजिए, नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है, एक लेफ्ट साइड राइट साइड, मिडिल में जीरो होता है। जीरो के राइट साइड जो हमेशा होता है, राइट साइड पॉजिटिव संख्या आती है, पॉजिटिव। जीरो के बाद क्या आता है, 1 2 3 4, मतलब इसी तरह। ऐसे छोटा ले लीजिए, 20 22 और क्या तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। इसमें आप पॉजिटिव लगा भी सकते हैं, नहीं भी लिखते, अंडरस्टूड माना जाता है, मतलब वो समझ लिया जाता है कि पॉजिटिव में, ठीक है। इधर क्या होता है, -1 -2 -3 माइनस, पूरा अंक है लेकिन देख लें, -20 -100 और माइनस का इन्फिनाइट, ठीक है। तो आपको संख्या रेखा पे याद क्या रखना है कि हमेशा दाईं ओर कौन सी संख्या, दाईं ओर धनात्मक संख्या, इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्याएं। या पॉजिटिव नंबर्स, या इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं +VE, पॉजिटिव, ठीक है। इधर क्या होता है, जीरो से इधर निगेटिव नंबर्स, और इसको भी ऋणात्मक संख्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऋणात्मक संख्या बोला जाता है। और इसको या तो इसको ये भी लिख सकते हैं निगेटिव। और ये तो क्या है आपको पता है, जीरो के दाईं साइड धनात्मक संख्या, जीरो के बाईं साइड ऋणात्मक संख्या, जीरो के दाईं साइड धनात्मक संख्या, जीरो के बाईं साइड ऋणात्मक संख्या, ये आपको याद रखना है। तो संख्या रेखा पर पूछेगा कि संख्या रेखा पर दाईं ओर कौन सी संख्या होती है, दाईं ओर धनात्मक संख्या होती है। ऑप्शन में दे देगा बाईं ओर कौन सी संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है। जीरो क्या है, जीरो भी एक पूर्णांक है, जीरो भी क्या है, एक इंटीजर है, जीरो भी एक पूरा अंक है। जीरो, अब पूछेगा जीरो धनात्मक है या ऋणात्मक, जीरो दोनों ले सकते हैं। -0 का किसी चीज़ में जीरो जोड़िए या किसी चीज़ में जीरो घटाइए, कोई मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। किसी चीज़ में जीरो जोड़िए, किसी चीज़, इसीलिए जीरो को मतलब बस नॉर्मल माना जाता है, न्यूट्रल होता है ना, इसमें पॉजिटिव ना निगेटिव, न्यूट्रल मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि इसके नेगेटिव लगाइएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव लगाइएगा तो भी, तो लिखा जाता है जीरो इज, तो एक पॉइंट लिख लीजिए, जीरो यानी शून्य, ना तो धनात्मक, शून्य एक जीरो लगा दीजिए, शून्य ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ना धनात्मक ना ऋणात्मक। इसको मतलब जीरो इज नॉट पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव, नाइदर लिख लिए, नाइदर पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव, इंग्लिश में हवाबाजी कर लिए, ठीक है। तो जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन मतलब ये कथन में दे देगा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो लिख देगा जीरो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक, या अगर जीरो दिख दे धनात्मक पूर्णांक है तो फिर गलत हो जाएगा वो, ठीक। तो पूर्णांक समझ आ गया। पूर्णांक निगेटिव होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन बट्टे में नहीं होना चाहिए। अभी मैं जस्ट वो बताऊंगा कि मतलब बस हमेशा पूरा अंक होना चाहिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटाता हूँ। पूर्णांक संख्या हम देख लिए,
पूर्णांक संख्या अब हम लोग परिमेय अपरिमेय देख लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से मिटाते हैं, परिमेय अपरिमेय यहाँ नीचे में ही लिखते हैं। परिमेय संख्या क्या है? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर परिमेय संख्या वैसी संख्या जो या जिसे P/Q यानी इसको बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हर के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है और Q कभी भी 0 के बराबर ना हो, ये याद रखेंगे, Q कभी भी 0 के बराबर ना हो तो परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले -8 -3 ले लीजिए। कोई पूछेगा क्या -3 परिमेय संख्या है? -20 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, +3 ले लीजिए, बस इसी से समझ में आ जाएगा। तो पूछिएगा क्या ये अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या P/Q, अगर P/Q के रूप में नहीं लिखा है, क्या मैं इसमें -1 से भागा नहीं लग सकता हूँ? क्या मैं इसमें 1 से भागा नहीं लगा सकता? क्या इसमें मैं 1 से नहीं लगा सकता? क्या इसमें 1 से, अगर बट्टे में नहीं कुछ है, 1 से भागा देने पे इसमें क्या चेंज आ जाएगा बताइए? कोई चेंज आएगा क्या? हाँ, 3 में 1 से भाग देंगे 3 ही हो जाएगा, 2 में 1 से भाग देंगे 2 ही हो जाएगा, 1 में 3 से भाग देंगे 3 ही हो जाएगा, 8 में 1 से भाग देंगे 1 ही, -20 में 1 से भाग देंगे -20 हो जाएगा। कोई डिफ़र नहीं करेगा, इसीलिए ये सब क्या हो जाएंगे? परिमेय संख्या हो जाएंगे। जितने भी पूर्णांक संख्या होती है 0 को छोड़ के बाकी सारे वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या ही होती है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, सभी पूर्णांक संख्या 0 भी ले लीजिए, पूर्णांक संख्या परिमेय होती है। ठीक है, सभी पूर्णांक संख्या क्या होती है? परिमेय होती है। सभी पूर्णांक संख्या परिमेय होती है। समझ में आ गया? चलिए इसको मिटाते हैं। अब अपरिमेय देखेंगे। आप याद रखेंगे, परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, और Q कभी भी 0 नहीं होगा। कभी भी कोई पूछ दे 4/0 क्या क्या है, तो ये हमेशा ये मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसको बोलते हैं नोट डिफाइंड, नोट, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। ठीक है, क्या है? अपरिभाषित है। 4/0 अपरिभाषित। तो 0 कभी भी, क्योंकि 0 कभी भी Q के बराबर होता ही नहीं है। ठीक है, कभी भी Q 0 के बराबर नहीं होता। हर में कभी भी 0 कहीं पे नहीं होना चाहिए, एग्जिस्ट ही नहीं करता, अपरिभाषित होता है, या नोट एग्जिस्ट इसको बोलते हैं, डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, डजंट एग्जिस्ट। चलिए इसको मिटा देते हैं। परिमेय समझ में आ गया, अपरिमेय हम देख लेंगे बस। अब देखेंगे क्या? अपरिमेय। इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। उसको रैशनल, इसको इरेशनल नंबर्स।
वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता, वैसी संख्या जिसे p बाय q के रूप में ना लिखा जा सके, रूप में लिखा ही ना जा सके। कुछ भी हो आप याद रखेंगे, खाली आपको ये डेफिनेशन कहीं नहीं पूछता, डेफिनेशन नहीं, केवल एग्जांपल पूछते हैं। तो ऐसी संख्या जिसे p बटे q पे नहीं लिखा जा सके, एग्जांपल जैसे वैसी संख्या जो रूट में जिसकी वैल्यू कभी निकले ना हो, ऑपरी में कहलाती है। जैसे देखिए √2, 2 का रूट कभी निकलेगा, लेकिन √4, √6, √3, 2√4, √3, ठीक है। अब इसमें चेक करेंगे √2 की वैल्यू क्या होती है। √2 की वैल्यू इसमें 1 से भाग लगेगा, ये पूर्ण संख्या नहीं बनेगी, ये ऑपरी में p बटे q के रूप में इसका मतलब देखिए। तो सबसे पहले देख लीजिए, पहले ये इसको हटाइए। चार का रूट तो निकल ही जाता है, इसका रूट कितना निकलेगा, 2 निकल जाएगा। तो ये क्या हो गई, ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय हो गई। √6 का मान नहीं निकलता, परिमेय संख्या। √3 का मान नहीं निकलता, परिमेय संख्या। ये पूर्णांक भी नहीं है, परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया। 2√4, √2 का वैल्यू निकल जाता है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 इधर है, 2 का वैल्यू निकल जाएगा तो 2 टूट जा 4 हो जाएगा। ये इसका ये भी नहीं है, लेकिन ये 2 का नहीं निकलेगा, ये परिमेय अपरिमेय हो। तो देखिए यहाँ पे √2 को अपरिमेय माने हैं। अगर हम इसके बट्टे में 1 लेते हैं तो आपको पता है √2 की वैल्यू क्या होती है। √2 की वैल्यू होती है 1.414। इसी तरह से आते रहते, ये मतलब कभी भी अनंत तक ये जाते रहेगा, ये रिपीटेशन होता रहेगा, ठीक है। ये कभी भी इसकी वैल्यू पूरा नहीं आती, और बट्टे में 1 लिखने के बाद इसकी वैल्यू कभी भी पूरा नहीं आती, तो इसको इसीलिए इसको अपरिमेय बोला जाता है। लेकिन अब पूछिएगा कि उसमें क्या होगा, उसमें तो आपको पता ही है पूरा वैल्यू आएगा ही आएगा। जैसे अगर मान लेते, एक एग्जांपल से लेते हैं, अगर मैं ले लेता हूँ 3/2, इसको हम परिमेय मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भागा दीजिए, मैं अभी जस्ट आपको रेकरिंग और रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग अगर समझाऊंगा तो उसके बाद परिमेय अपरिमेय ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। 3/2 का वैल्यू अगर हम भागा देते हैं तो 3 में 2 से भागा देंगे, तो भागा एक बार दीजिए, ऐसे तो आपको समझ में अभी नहीं आएगा। 2 से भागा दीजिए, ठीक है। 2 1 जा 2, कट गया, 1 हो गया। अब एक पॉइंट यहाँ पे दशमलव दिया जाता है और एक 0 दिया जाता है, तो अगर जैसे ही दशमलव देते हैं एक 0 आ जाता है, तो 2 5 जा 10, तो कट गया। यानी 1 पॉइंट वैल्यू, इसकी पूरा वैल्यू आ जाती है, यानी 3/2 की पूरा वैल्यू आ जाती है 1.5। इसीलिए ये परिमेय हो जाता है, ये अपरिमेय होता है, क्योंकि इसका वैल्यू कभी पूरा आता ही नहीं, ना कभी रुकता है, ना कभी रिपीट होता है, ठीक है। शांत अशांत जब पढ़ाएंगे उसके बाद आपको परिमेय अपरिमेय और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, शांत अशांत के बाद। तो फिलहाल अभी के लिए यही याद रखिए कि √2 केवल एग्जांपल याद रखिए, √2 हो गया, √6 हो गया, √3 √2 हो गया। एक और एग्जांपल याद रखिए, पाई। पाई जो है इसको पाई बोला जाता है, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या पाई। लेकिन पाई की वैल्यू जो 3.4 होती है, 3.14 माना जाता है, ये परिमेय हो जाती है। लेकिन पाई क्या होता है, क्योंकि ये मतलब इसका अप्रॉक्स वैल्यू होता है, पाई का अप्रॉक्स वैल्यू 3.14 होता है। लेकिन नहीं तो अगर पाई का वैल्यू अभी रिकॉर्ड में है, अगर पाई का वैल्यू मतलब चलते रहता है, पाई का वैल्यू चलते रहता है, 2 पॉइंट करके 3 पॉइंट करके कुछ कुछ आते जाता है, तो ये वैल्यू 46,001 स्थान तक एक मतलब रिकॉर्ड है, याद किया हुआ है। तो उसका वैल्यू मतलब अनंत तक आते रहता है, तो इसलिए पाई अपरिमेय हो जाती है। लेकिन 3.4 उसका अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं, इसीलिए इसको परिमेय बोलते हैं, ठीक है। इतना तक उतना माइंड में प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। अभी बाकी
आपको परिमेय अपरिमेय याद, परिमेय अपरिमेय में केवल याद रखना है इसका एग्जाम्पल। √2 हो गया, √6 हो गया, जिसका रूट में पूरा वैल्यू नहीं आएगा वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। चलिए इसको हटाते हैं, ज्यादा बोरिंग नहीं लेना है, ज्यादा टेंशन नहीं, सब धीरे धीरे समझ में सब आ जाता है। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, इसी तरह से आते जाएगा। परिमेय अपरिमेय भी देख लिए। अब क्या देखेंगे हम लोग, तो जब वो परिमेय परिमेय देख लिए तो अब थोड़ा हम संख्या का विस्तारित रूप देख लेते हैं। संख्या का विस्तार रूप, आप संख्या बनाना सीख लिए। संख्या का टॉपिक लगाइए, विस्तार। अगर मैं कोई संख्या लिखता हूं, यहाँ पे मैं अगर कोई संख्या लिखता हूं तो सबसे पहले देखिए, चलिए पहले हम कुछ लिख देता हूं, 1 0 0 0 0 इधर कुछ भी लगा सकते, कुछ संख्या मैं बस वो लिख रहा हूं। चलिए 0 बाद में लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि पहले देखिए इसको क्या कहेंगे, पहला अंक को क्या बोलते हैं, इकाई। ठीक है, दूसरा अंक को दहाई। ठीक है, तीसरा अंक को सैकड़ा, चौथा को हजार, पांचवा को 10,000, उसके बाद क्या आता है, लाख, उसके बाद क्या आता है, 10 लाख, इसके बाद क्या आता है, करोड़, इसके बाद क्या आता है, 10 करोड़, 10 मिलियन लिख दीजिए, करोड़, 10 करोड़। उसके बाद क्या आता है, पद्म, फिर क्या आता है, 10 पद्म, उसके बाद क्या आता है, नील, नहीं नहीं सॉरी, करोड़ के बाद अरब आता ना, सॉरी, करोड़ के बाद आता है अरब, फिर आता है 10 अरब, फिर आता है खरब, फिर आता है 10 खरब, उसके बाद आता है पद्म, फिर आता है 10 पद्म, टेढ़ा हो रहा है, फिर आता है पद्म, 10 पद्म के बाद नील, फिर आता है 10 नील, ठीक है, फिर आता है क्या, शंख, फिर आता है एक 0 और लगाइए, 10 शंख, इसके बाद क्या आती है, अगर 1 लगा देते हैं, इसको बोल देते हैं महाशंख। इतनी संख्याएं टोटल है। ठीक है, याद रखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, पद्म, 10 पद्म, नील, 10 नील, शंख, 10 शंख, महाशंख। टोटल कितनी होती है, तो एक से कितने 0 आ गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 हैं। तो जो ये टोटल आपको ये याद रखने हैं, ये आपको याद रखने हैं, सॉरी ये घटेगा ना, ये बड़ा बड़ा होगा, ये आपको याद रखने हैं। संख्या का विस्तार हो गया। अब इसी से हमको संख्या का विस्तार करना है, क्योंकि ये पहला इकाई होता है, दूसरा दहाई होता है, फिर हजार, सैकड़ा होता है, हजार होता है, 10,000 होता है, लाख होता है, 10 लाख होता है, करोड़ होता है, 10 करोड़ होता है, अरब होता है, 10 अरब होता है, खरब होता है, 10 खरब होता है, पद्म होता है, 10 पद्म होता है, शंख होता है, 10 शंख होता है, नील होता है, 10 नील होता है, शंख होता है, 10 शंख होता है, महाशंख। ठीक है, ये याद रखेंगे इधर से वैल्यू। अब कोई संख्या जैसे दे देते हैं, कोई संख्या दे दिया 3 2 5, ठीक है, ये संख्या है,
पूछेगा इसका विस्तार क्या होगा, इसका विस्तार क्या होगा, तो इसका विस्तार क्या होगा, इसका विस्तार ऐसे ही लिखना है। तो सबसे पहले सैकड़ा कितना से कितना पहले से लास्ट से बाईं ओर से शुरू किया जाता है। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा सैकड़ा इकाई का मतलब होता है एक, दहाई का मतलब होता है 10 से गुना, यानी गुना 10 फिर गुना 100, इसी तरह से ऐसा है, ठीक है। 3 है तो 300 से गुना होगा, 3 गुना 100, फिर बीच में प्लस, 2 दहाई के स्थान पे है तो 2 गुना 10 प्लस, ठीक है। फिर 5 इकाई का स्थान पे है 5 गुना 1, ठीक है। इसी को लिख दीजिए 300 प्लस 20 प्लस 5, यही हो गया संख्या को खोल देना। ये संख्या एक तरह से जुड़ी हुई थी और इसको खोल देना ही संख्या का विस्तार कहलाता है, ठीक है, संख्या का विस्तार कहलाता है। अगर आपको ये याद है और संख्या को लिखने, जैसे 325 हिंदी में लिखना अभी आना चाहिए, और क्या क्या आना चाहिए मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। संख्या का विस्तार यही होता है। और एक एग्जाम्पल, अगर ये आपको पता है तो आप स्थानीय मान के आसानी से निकाल, स्थान का नाम ही है, ये तो स्थान का ही नाम है ना। जैसे कि पूछेगा इस स्थान का क्या नाम है, इस स्थान का नाम है 10 करोड़, ठीक। ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अगर 5 6 3 2 8 7, तो सबसे पहले देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 5 गुना लाख, लाख कैसे होती है 1 पे 5 जीरो, ठीक है। लाख कहाँ है देखिए, लाख यहाँ पे है, अगर इसको 1 मानिए तो क्या जीरो आता है 5 जीरो आता है, ठीक, 1 पे 5 जीरो, प्लस 6 गुना 10,000, 10,000 पे देखिए 4 जीरो आएगा, प्लस फिर 3 इंटू 1000 प्लस फिर 2 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1, इसी को खोल दीजिए। 5 पे कितना जीरो 5 जीरो, 5 लाख 60,000 4 जीरो प्लस 30 प्लस 200 प्लस 80 प्लस 7, यही होता है संख्या का विस्तार, समझे, यही होता है संख्या का विस्तार। और संख्या का विस्तार में ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए अगर मुझे 5 लेना है तो 5 पे कितने, 5 को ढक लीजिए, कितने बचे हैं 5 जीरो, तो लिख दीजिए 5 जीरो, प्लस फिर 6 के बाद कितने अंक बच जाते हैं, 6 के बाद 4, तो 6 पे 4 जीरो, फिर 3 के बाद 3 जीरो आ जाता है, 3 अंक आता है तो 3 जीरो, फिर 2 के बाद 2 अंक आता है 2 जीरो, फिर 8 के बाद 1 अंक आता है तो 1 जीरो, फिर 7 के बाद कोई अंक ही नहीं आता तो 1, ऐसे ठीक है। तो यह संख्याओं का विस्तार हो गया। संख्याओं का विस्तार अब लगता है हमको समझ में आ गया होगा। और यही इसका क्या होता है, स्थानीय मान भी होता है। स्थानीय मान और अंकित मान बस मैं यही बता देता हूँ, तो थोड़ा मार्कर चेंज कर लें क्या, मार्कर चेंज कर लेते। देखिए स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है। और एक होता है अंकीय मान या अंकित मान। अंकित मान या अंकीय मान वही संख्या होती है जो लिखा हुआ है अंकीय मान। इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, जैसा दिख रहा है वैसा, फेस मतलब चेहरा, चेहरा जैसा दिख रहा है वैसा फेस वैल्यू, ठीक है। स्थान मान निकालने के लिए आपको वही टेबल याद रखना होगा, ये टेबल याद रखना होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़, मतलब ये टेबल याद रखेंगे। तो देखिए अब कोई संख्या का स्थान मान हम कैसे निकालेंगे, कोई पूछेगा 4,332, ठीक, तो पूछेगा इसमें कि में 3 का स्थानीय मान क्या होगा, क्वेश्चन हो गया 432 में। इसका आंसर कैसे बनाएंगे, 432 3 कहाँ पे है दूसरा, तो याद रखेंगे, पढ़ेंगे पहले इकाई दहाई, दहाई स्थान पे है तो 3 गुना दहाई का मतलब क्या होता है 10, इसका मतलब 30, यही हो गया। 3 का स्थान मान क्या होगा 30, किसने स्थान पे, दहाई का स्थान पे तो 10 से गुना होगा, सैकड़ा पे है तो 100 से, इस तरह से एक स्थान में। जैसे और एग्जाम्पल देख लीजिए
4 3 6 7 3 2 में पूछेगा 3 का स्थान मान, इसमें 2 3 हो गए, नोट ले लीजिए। 3 का स्थान मान पूछेगा, तो 3 का स्थान मान देख लीजिए, तो 3 गुना कितने पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 यानी 1 पे 4 जीरो, तो टोटल कर लीजिए गुना करके कितना, 3 पे 4 जीरो हो गया। इसी तरह स्थान मान निकाला जाता है। और ये भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 3 का स्थान मान निकालेंगे तो 3 के बाद कितने अंक आ रहे हैं, 3 के पहले 4 अंक, 3 के बाद 4 अंक, तो टोटल कितने 4 जीरो हो गए। तो ठीक उसी तरह अगर 333 4 2 में 4 का स्थान पूछे तो 4 पे कितना जीरो, 4 के बाद कितने अंक है, 1 अंक है। ठीक, स्थान मान समझ में आ गया। अंकित मान क्या होता है, अंकित मान जो संख्या, जैसे मैं अभी वही संख्या लिखता हूँ 432, तो 432 में पूछेगा 3 का फेस वैल्यू, 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3 का अंकित मान, तो 3 का फेस वैल्यू 3 होगा। फेस का मतलब होता है, फेस मतलब चेहरा, 3 3 कैसा दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 इसी तरह दिख रहा है तो 3 लिख देंगे। ठीक है, अगर 4 का पूछे 4 कैसा दिख रहा है, 4 जैसा दिख रहा है, तो 4 का फेस वैल्यू 4। कोई भी संख्या लेंगे, अगर इसमें 6 का फेस वैल्यू पूछेगा 6, फेस वैल्यू वही होती है, जैसा दिखता है वैसा लिख दीजिए। ठीक है, 3 लिख रहा है, 3 का है, 9 का है, 9 लिख देंगे, 5 का है, जो संख्या का फेस वैल्यू वही संख्या हो जाती है यहाँ से। ठीक है, स्थान मान अंकित मान समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बोर्ड को पहले साफ करते हैं, ये स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। ठीक, इसको साफ करते हैं, रुकिए एक जस्ट मैं, चलिए इसको मिटाता हूँ। संख्या का विस्तार देख लिए, स्थान मान अंकित मान देख लिए, अब बचा क्या क्या है, अब स्थान मान अंकित मान देख लिए, अब संख्याओं की तुलना देखेंगे। अब वही क्रम, संख्याओं की पहले तुलना देख लेते हैं। ठीक है, तुलना, तुलना होती है क्या, तुलना कैसे देखना है, बड़ी, बड़ी के लिए साइन क्या होती है, ये होती है। छोटी, छोटी के लिए साइन क्या होती है, ये। और बराबर के लिए साइन क्या होती है, बराबर, ऐसे ठीक है ना, साइन। ये तीनों साइन याद रखेंगे। ठीक है, अब संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं, संख्याओं की तुलना ऐसे करते हैं, जैसे अगर कोई पूछ दे, क्वेश्चन दे दे कि 32 और क्वेश्चन, क्वेश्चन के माध्यम से ही समझ में आएगा। तो बड़ी संख्या पहचान कर चिन्ह लगाएं, जिधर बड़ी होगी उधर मुंह खुला रखेंगे, केवल यही याद रखेंगे। देखिए 45 32 96 13 109 113 डी में 120 112। तो बड़ी संख्या को पहचान कर चिन्हाएगा। बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या ये है, इधर मुंह खुला रखेंगे। बड़ी संख्या ये है, इधर मुंह खुला रखेंगे। बड़ी संख्या कौन है, वो है, उधर मुंह खुला रखेंगे। बड़ी संख्या इधर है, सॉरी बड़ी संख्या तो इधर है नहीं, बड़ी संख्या में 109 से बड़ा यही है 112। ठीक है,
समझ में आ गया। छोटी संख्या क्या होती है, छोटी संख्या की तरफ से ये, तो आप एक पॉइंट मतलब जैसे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे ये तो इसका खुला मुंह, इसके बारे में हम लिख लेंगे, जैसे मिटाते हैं इसको, खुला मुंह तरफ बड़ी संख्या होती है, ठीक है, और बंद मुंह तरफ छोटी संख्या होती है। कौन सी संख्या, छोटी संख्या होती है। बड़ी मुंह, खुला मुंह तरफ बड़ी संख्या होती है और छोटी, तो बड़ी जिधर मुंह खुला रहेगा समझिए वो बड़ी होगी, जिधर मुंह छोटा अच्छी रहेगा उधर छोटी होगी। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लगाइए, 420304, इस संख्या में कौन संख्या बड़ी है, तो आपको जस्ट मैं बताया था कि 42, जीरो पहले लगा होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसका मतलब ये भी 42 है और ये भी 42, तो इसके साइन बीच में कौन सा लगेगा, बराबर का साइन। तो बराबर का साइन कैसा होता है ये, ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। खुला मुंह तरफ बड़ी संख्या होती है और बंद मुंह तरफ छोटी संख्या होती है। अगर अगर दो अंक को सजाना है, छोटा संख्या और बड़ा, समझ में आ गया संख्या की तुलना, आप आरोही और अवरोही क्रम लिख लेते हैं। आरोही क्रम, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम या असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम में लिखते कैसे हैं, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में, या आरोही क्रम लिखते हैं, आरोही आप याद रखेंगे क्योंकि वहां पे बढ़ते क्रम ज्यादातर नहीं देता। आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, बाद में सबसे बड़ी लिखते, ठीक है। तो ये आरोही क्रम में सजाने के लिए, यानी बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी लिखेंगे, फिर उससे बड़ी लिखेंगे, बाद में सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। जैसे एग्जांपल समझा देते हैं, कोई पूछेगा 436792 420, पूछेगा को बढ़ते क्रम में सजाएं, तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे कैसे, तो अभी जस्ट मैं बोल रहा था बढ़ते क्रम में यानी आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, तो सबसे छोटी संख्या पहले हमको पहचानना है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 43, 67, 92, ये 98, जीरो की वैल्यू नहीं, 1000, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 43, तो सबसे पहले लिखेंगे 43। इसके बाद इससे बड़ी, बड़ी क्या है 67, आंसर है ये। तो साइन कौन सा लगेगा, बड़ा किधर है, इधर है, खुला मुंह बड़ा तरफ, फिर इससे बड़ा लिखना है, इससे बड़ा लिखना है, इससे बड़ा कौन सा है 92, फिर इससे बड़ा लिखना है, इससे बड़ा कौन सा है 98, फिर इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा कौन सा है 420, और सबसे बड़ा कौन सा है 1000।
ये हो गई क्या, बढ़ते क्रम। ठीक है, बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, बाकी सबसे बड़ी। साइन कैसा लगेगा, ऐसा करके लगाया जाएगा। बड़ी संख्या के लिए यही साइन लगता है, बड़ी क्रम में सजाने के लिए। वैसे अगर दो संख्या में तुलना के लिए दे दे तो आपको याद रखना है कि खुला मुंह तरफ बड़ा लिख देंगे, जिधर बड़ा है उधर खुला मुंह रखेंगे, बाकी बंद रखेंगे इधर से। ठीक है, ये बढ़ते क्रम। ठीक है, अगर इसी को घटते क्रम में सजाना हो, जैसे ऊपर से मिटाते हैं, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, यहाँ पे लिखिए घटते क्रम, अवरोही क्रम या घटते क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम। तो अवरोही क्रम में सजाने के लिए ठीक उल्टा, सजाने के लिए सबसे पहले कौन सी संख्या लिखेंगे, के लिए सबसे पहले कौन सी संख्या, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, बाद में सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, बाद में छोटी संख्या लिखेंगे। ठीक है, देखिए ठीक इसी को हमको सजाना है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 43, 96, 78, 120, 12, इसको सजाना है हमको घटते क्रम। तो इसमें सबसे छोटी कौन सी है, सॉरी सबसे पहले क्या लिखेंगे, बनाने की सबसे पहले बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, 120, तो 120 आंसर होगा, तो 120 सबसे पहले लिखेंगे। तो बड़ा किधर है, इसके बाद क्या लिखेंगे, बड़ा के बाद उसके बाद इससे छोटा, इससे छोटा, सबसे छोटा नहीं, इससे छोटा कौन है, 96 है, 78 तो 96 से भी छोटा हो गया, इससे छोटा कौन है, 96। अब साइन किधर लगेगा, बड़ा किधर है, इधर, फिर ये बड़ा रहेगा, इससे छोटा लिखेंगे 78, फिर इससे छोटा लिखेंगे 43, और फिर सबसे छोटा लास्ट में लिखेंगे 12। ठीक है, तो अवरोही और आरोही क्रम में कोई ज्यादा लोचा नहीं है, सिंपल सी है, लिख देंगे, केवल आपको बड़ी संख्या छोटी संख्या पहचानने आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको, ये भी कंप्लीट हो गया, तो इसको भी हम मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं संख्या रेखा। अब रोमन अंक थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखेंगे थोड़ा रोमन अंक देखते हैं, रोमन नंबर्स यानी रोमन संख्या। रोमन संख्या में कुछ चीजों आपको याद रखना है, जैसे आई, आई किसको बोलते हैं, एक को दर्शाता है। डबल आई क्या होता है, दो को दर्शाता है। ट्रिपल आई क्या होता है, तीन को दर्शाता है। भी क्या होता है, चार को दर्शाता है। भी किसको दर्शाता है, पांच को। एक्स किसको दर्शाता है, 10 को। एल किसको दर्शाता है, 50 को। ठीक है, देख लीजिए ये सब लिख रहे। सी किसको दर्शाता है, 100 को। उसके बाद डी किसको दर्शाता है, 500 को। और एक और होता है एम किसको दर्शाता है, 1000। बस इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। इससे ज्यादा मैं ये, चलिए यहाँ भी मैं एक ही तो लिखता हूँ ना, ठीक रहेगा। ये इसको नीचे कर देता हूँ थोड़ा। आई को क्या लिखते हैं, 5, 1। तो बस 1, 5, 10, 50, 50, 100, यानी हमको, मेरे पास कितने रोमन अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 है। इसी से हम पूरा ब्रह्मांड की संख्या लिख सकते हैं।
रोमन अंक में जितने संख्या बने हैं सब इसी से हमको लिखना पड़ेगा। तो देखिए शायद इससे कुछ 5,000 के लिए कुछ आता होगा मे बी हमको, लेकिन इतना तो मतलब इतना तक ही आपको सिलेबस में भी है, बाकी हम आगे देखेंगे क्या होता है। तो अब देखिए अगर कोई पूछे, अगर हमको किसी से एक से कम लिखना है, जैसे हमको 5 के लिए भी आता है, तो हमको अगर 4 लिखना है, किसी भी चीज को किसी भी अंक को हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। किसी भी रोमन अंक को एक पॉइंट लिखते जाइए, ये मेन पॉइंट्स है। चलिए इसको मैं ब्लैक पेन से लिखता हूं। किसी भी रोमन अंक को, रोमन अंक क्या होता है इंग्लिश में लिखना होगा, ये इंग्लिश है ठीक है। रोमन अंक को 3 बार रिपीट कर सकते हैं, 3 बार दोहरा सकते हैं, 3 बार से ज्यादा नहीं। पहला पॉइंट याद रखेंगे ठीक है, 3 बार दोहरा सकते हैं। किसी बड़े रोमन अंक के पहले, किसी बड़े के पहले छोटे रोमन अंक लिखने पर, छोटे रोमन संख्या लिखने पर बड़ी रोमन से कम मान होता है, कम वैल्यू ठीक। देखिए इन्हें समझ में आया क्या? देखिए 2 पॉइंट से हम समझाते हैं। अगर कोई पूछे मुझे कि मुझे 3 लिखना है, तो मैं, आपको पता है एक के लिए क्या लिखा जाता है आई, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 आई, रोमन 3 आई लिख दिए। अगर कोई मुझे 4 लिखना है, तो मैं आपको क्या बताया था कि उससे पहले 4 लिखने के लिए 4 वाई तो हम देंगे नहीं, क्यों? क्योंकि किसी भी रोमन अंक को 3 बार ही दोहरा सकते हैं, तो 4 तो मैं दूंगा नहीं, तो 4 नहीं दे सकता, मतलब इन 4 बार रिपीट नहीं कर सकता, तो पहले हमको बड़ा लिखना पड़ेगा, बड़ा भी 5 होता है। अब हमको कितना घटाना है, 1 कम करना है, तो किसी बड़े रोमन अंक के पहले छोटे रोमन संख्या लिखने पर बड़ी यानी 5 से वैल्यू कम होती है, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू कम करनी है, तो आई कम करनी है। तो ये हो गया क्या, यानी इसको आई वी कर देते हैं, ये क्या हो गया 4 हो गया। समझ आ रहा है? अगर मुझे 10 लिखना है, 10 के लिए तो आपको पता है x होता है, हमको अगर 8 लिखना है, 8 लिखना है तो 5 तो पहले लिखेंगे, अगर आगे लिखेंगे तो वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो भी लिख लेते हैं। किसी बड़े रोमन के बाद में छोटे मान वाले रोमन संख्या लिखते हैं, तो उसकी वैल्यू छोटे जुड़ जाती है, यानी बढ़ जाती है। देखिए अब समझ में आ जाएगा। जैसे अब 8 लिखना है, 8 से पता है आपको 5 से छोटा क्या होता है आई 3 होता है, तो 3 को आई देंगे तो 8 हो गया, क्योंकि हम अभी जस्ट में बोला था कि किसी भी रोमन अंक को 3 बार दोहरा सकते हैं, 8 हो गया। अगर यही 9 कर देगा, 9 लिखना है, तो x तो आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 बार तो v और 4 बार तो 8 9 लिखेंगे नहीं, तो पहले उससे एक बड़ा लिख लेंगे, आई लगा देंगे, एक घट गया, हो गया 9। ठीक है, ये लगभग समझ में आ गया होगा। अगर मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, अब बड़ा संख्या लेता हूँ, जैसे अगर हमको
30 लिखना है, 30 लिखना है तो क्या होगा, 3 को x हो जाएगा 30। अगर मुझे 31 लिखना है तो 3 को x लिखेंगे, 1 को 31, ठीक है। जैसे मैं 32 लिखना चाहता हूँ तो x x x 2 2 32। अगर मुझे 39 लिखना हो तो क्या करूंगा, नहीं अरे 39 नहीं, 34 दे दो। तो 34 के लिए पहले तो 30 लिख सकते हैं, 30। अब 4 लिखने के लिए क्या होता है, 5 से 1 घटाना होगा, 4 34। अब थोड़ा बड़ा संख्या लेता हूं, जैसे हमको लिखना है 46। 46 के लिए आपको पता है कि 4 को x 40 होता है, तो 4 को x तो हम लिख नहीं सकते, तो सबसे पहले हमको क्या लिखने पड़ेगा, 50 50 50। तो 50 हो गया, तो कितना घटाना होगा, अब देखिए जैसे ही घटाना होगा, अगर हमको 45 लिखना है तो यहाँ पे भी नहीं लिख सकते, क्योंकि L से छोटा क्या होता है, x होता है। 40 लिखने के लिए, चलिए मैं इस यहां से समझाता हूँ। 40 लिखने के लिए, 40 लिखने के लिए हमको ऐसा नहीं करना है कि ऐसे भी एल, एल मतलब 2 को 5 घटा दिए, नहीं ये गलत हो जाएगा। एल से जो छोटा होता है, एल से छोटा 10 के लिए आ रहा है, एल से, और 5 तो बहुत छोटा हो गया, उतना घटाना ठीक नहीं है, छोटा नजदीक वाला घटाएंगे। एल से नजदीक कौन है, 10, तो एल से 10 घटाएंगे, यानी एक्स इधर देंगे, एल देंगे, 50 से 10 घटाएंगे क्या होगा, 40। उसी तरह अगर मैं 45 46 को लिखता हूँ तो एक्स एल, पहले 40 लिखने के लिए क्या करेंगे, एक्स एल 40 हो गया, उसके बाद 6 लिखना है तो भी लिखेंगे, आई लिख देंगे, तो 40 6 46। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना। अगर मैं लिख दूं 79, 79, 79 कैसे लिखूंगा, एल 50, एक्स 2 का 70, 9 79, तो आई एक्स 9 के लिए क्या होता है, ठीक है। इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं, मुझे लिखना है 400 नवासी, 489 लिखना है हमको, तो सबसे पहले हमको 489 के नजदीक में क्या है, 500 है, 500 के लिए क्या आता है, डी आता है। अब देखिए 400 तो सी 100 आता है, तो 4 बार सी लिख नहीं सकते, 400 तो लिख नहीं सकते, तो पहले डी, तो सी डी लिख देंगे, तो इसका मतलब 400 हो गया। अब 89 को लिखना है, तो 89 कैसे होता है, 50, तो पहले एल, फिर 50 30 80 होता है, 3 को एक्स, 80 हो गया, और फिर 9 हो गया, फिर एक्स हो गया, ठीक है। अब मैं कुछ एच डब्ल्यू दे देता हूँ आपको, यहाँ पे एच डब्ल्यू लिख लीजिए, ये करके रखना है, 1 से 100 तक रोमन में लिख के लाना है। आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं कमेंट में लिख के आप एक कॉपी पे उसका फोटो भी भेज सकते हैं, और अपना नाम नीचे में डाल दीजिएगा। तो 1 से 100 तक रोमन में लिख के देना है, मैं चेकआउट करके आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। 1 से 100 तक रोमन में लिखना है, ठीक है। 1 से 100 तक रोमन में लिखना है, कुछ और भी दे देता हूँ, एच डब्ल्यू दे देता हूँ। जैसे आपको लिखना है 177 का, फिर 483 का, फिर 332 का, फिर 499 का, फिर 500 का तो यही पता है, अब थोड़ा बड़ा दे देता हूँ, 800, 987 का, 893 का, तो बस इतना ही, 4 2 6, नहीं तो 10 पूरा देता हूँ, नहीं ठीक रहेगा, 972 का, यानी पूर्णकालिक संख्या। इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। परफेक्ट संख्या थोड़ा अच्छा संख्या होता है,
आपको दो परफेक्ट संख्या फिलहाल के लिए याद रखनी है। परफेक्ट संख्या बहुत अच्छी चीज है। देखिए, परफेक्ट नंबर, इसको पूर्ण नहीं पूर्णकालिक बोलेंगे, क्योंकि पूर्ण संख्या तो होल नंबर भी होता है, पूर्णकालिक संख्या। ठीक है, आप परफेक्ट नंबर से पहले मुझे एक चीज बताना पड़ेगा। रुकिए, मैं एक चीज पहले आप यहाँ लिख लीजिए, उसके बाद वो बताऊंगा। तो पहले आप लिख लीजिए अपवर्तक क्या होता है, अपवर्त्य क्या होता है। अपवर्तक या इसको बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, या इसको बोलते हैं गुणनखंड। अपवर्तक क्या, गुणनखंड। और एक चीज देखेंगे यहां, अपवर्त्य या गुणज, इसको बोलते हैं मल्टीपल इंग्लिश में। फैक्टर एंड मल्टीपल। फैक्टर क्या होता है, अगर किसी संख्या का, मैं एक डेफिनेशन बना लेता हूं। अगर किसी संख्या फैक्टर लिखना है, फैक्टर यानी गुणनखंड लिखना है, अगर क्यों लगाए, किसी संख्या का फैक्टर हमेशा उसके बराबर या उसके बराबर हमेशा उसके बराबर या उससे छोटी होगी। फैक्टर हमेशा या तो उसके बराबर या तो उससे छोटा होगा। एक और पॉइंट, और जितनी होगी इसी में जोड़ दीजिए, होगी तथा सभी दी गई संख्या को, समझा देता हूं, संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी। ठीक है, इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूं, जैसे दोनों का डेफिनेशन पहले लिख देता हूं। किसी संख्या का गुणज किसी संख्या का गुणज उस दी गई संख्या से बड़ी ही होगी। संख्या के बराबर तथा बड़ी ही होगी तथा सभी संख्या को दी गई संख्या से तथा सभी संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक, पूर्णतः विभाज्य होगी। ये देखिए, अब इसमें करना क्या है, समझाने का तरीका देखिए। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 12। दोनों चीज मैं एक ही एग्जांपल समझा देता हूं। 12 का मुझे अपवर्तक लिखना है, गुणनखंड लिखना है। खंड मतलब इसको तोड़ना है, खंड का मतलब क्या होता है, टुकड़ा करना।
खंड खंड मतलब जैसे खंड खंड कर दो, इस लकड़ी को खंड खंड कर दिया मतलब टुकड़ा कर दिया। जैसे राम जी ने शिव धनुष को खंड खंड कर दिया यानी टुकड़ा कर दिया, तोड़ दिया। तो ठीक उसी तरह 12 का अगर अपवर्तक लिखना है, आपको पता है अपवर्तक लिखने के लिए संख्या का अपवर्तक हमेशा उसके बराबर होगी या उससे छोटी होगी तथा सभी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करनी है। इससे छोटा जो भी संख्या होगा इसको भाग लगना चाहिए। जैसे क्या इससे छोटी संख्या मतलब 12 पहले ले लो, पहले एक से भाग लगता है, इसमें 12 में 1 से भाग लग जाता है, 2 से भी 2 से आके बाद लग सकता है, 3 से 3 चौके 12 भी लगता है, 4 से 4 चौके 12, 4 के 12, 6 से 6 दूना 12 और 12, ये सभी क्या हो गए इसके अपवर्तक हो गए। 12 के ये सब अपवर्तक हैं। क्या है? अपवर्तक है। और 12 के गुणज पूछे तो हम क्या बताए थे, एक डेफिनेशन समझ लीजिए। किसी संख्या का फैक्टर यानी 12 का फैक्टर उसके बराबर होगी, उसके बराबर है, 12 के बराबर है या उससे छोटी होगी या उससे सब छोटा ही है, 12 से सब छोटा ही है, तथा ये सभी दी गई संख्या को यानी 12 को पूर्णतः विभाजित कर देती है। 12 से भी लगे तो ये हो गया अपवर्तक। अपवर्त क्या होता है? गुणज। इससे 12 या इससे बराबर, जैसे 12 बराबर तो इससे गुना हो जाएगा, गुना से मतलब गुना होता है। 12 12 दूना 24, 12 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, इसी तरह जाता है। ये होता है गुणज। गुणज देखिए अब इसको देखना है, किसी संख्या का गुणज दी गई संख्या के बराबर या उससे बड़ी होगी या उससे बड़ी होती जाती है, और सभी संख्या यानी ये सभी संख्या दी गई संख्या से इस संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, लगभग आपको ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ दिन मतलब एक आपका चैप्टर अलग चैप्टर है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, वो अभाज्य गुणनखंड मैं बताऊंगा इसके बाद, मतलब यानी कल के वीडियो में यानी अगले नेक्स्ट वीडियो में ही आएगा, यानी इसका जब नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट आएगा उसमें आपको अच्छा से बताया जाएगा जो चीज छूट गया है। जब ये समझ में आ गया, फैक्टर समझ में आ गया और अपवर्तक, अब मैं जैसे ही बताया था अभाज्य संख्या में केवल 2 अपवर्तक होते हैं यानी 2 अपवर्तक जिस 2 से भाग लगे, अपवर्त समझ में आ गया। पूर्णकालिक संख्या, पूर्णकालिक संख्या वैसी संख्या जिसके सभी अपवर्तक बोल दें या गुणनखंड बोल दें, दोनों एक ही चीज होता है। इसी तरह अपवर्त बोले या गुणज बोले, अपवर्त वैसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों या अपवर्तक का योग, सभी अपवर्तकों का योग दी गई संख्या के 2 गुना हो जाए। तो संख्या क्या कहलाएगी? पूर्णकालिक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संख्या क्या कहलाएगी? पूर्णकालिक। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं, अगर 4 ले लेते हैं, 4 में किस किस से भागा लगेगा? 1 से लग जाएगा, 2 से लगेगा क्या? 2 से भी लग जाएगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से लग जाएगा। और इसी सभी अपवर्तकों का इस सबको जोड़िए तो कितना होता है? 1 + 2 + 4 कितना होता है? तो 1 3 + 4 कितना होगा? 7, यानी 4 का 2 गुना नहीं हुआ, 4 दूना 8 होना चाहिए। ये कितने बराबर नहीं है? 8 के बराबर नहीं ना, इसका मतलब ये नहीं। 6 लीजिए, 6 जब 6 लेते हैं तो 1 से भाग लग जाता है, 2 से लगता है, 3 से भी लग जाता है, 4 से भी लग जाता है, नहीं 4 से नहीं लगता, 6 से लग जाता है। इस सबको जोड़िए तो 1 + 2 + 3 + 6 कितना होता है? 2 1 3 3 6 6 12, यानी इसका 2 गुना हो गया ना, 6 का 2 गुना हो गया। इसका मतलब ये क्या है? परफेक्ट नंबर है। इसके बाद एक परफेक्ट नंबर होता है 28।
28 कैसे होता है देख लीजिए। 28 में क्या क्या भाग लगता है? 1 से लगता है, 2 से लगता है, 3 से लगता है, नहीं लगता है, 4 से लगता है, 5 से नहीं लगता, 7 से लगता है, 14 से लगता है। 1 2 4 7 14 करिए, जोड़िए इसको। तो 2 1 3 3 4 7 7 7 14 14 2 ना 28 और 14 से तो लगता है और 28 से भी लगता है ना, तो कितना हो गया 56। अगर इसको जोड़ देंगे 56 यानी 28 का दुगुना हो गया। तो जब दुगुना हो गया तो ये भी अब परफेक्ट नंबर है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको कुछ लिखाता हूँ, इसको मिटा के। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो परफेक्ट नंबर हो गया। परफेक्ट नंबर एक से एक होता है 498, चलिए वो भी लिख लीजिए 498, ये भी होता है परफेक्ट संख्या। तो आपको 2 परफेक्ट संख्या अभी याद रखना है, बोले क्लास में आपको 2 परफेक्ट संख्या। तो लिखेंगे एक यानी 10,000 तक में 4 ही परफेक्ट संख्या है। वो 4,000 करके कुछ आता है, तो आप याद रखिए 6 28 498 करके देखिएगा, मैं दिखा भी देता हूँ। 6 28 और 498 ये तीनों पूर्णकालिक संख्या है। पूर्णकालिक संख्या है। आपको याद रखना है क्या, 1 से 100 तक में क्वेश्चन बनाएंगे, से 100 तक में 4 ही पूर्ण संख्या, मतलब 4 ही 1 से 100 तक में क्या है, 1 से 100 तक में कितनी पूर्णकालिक संख्या है? संख्या इसका आंसर हो जाएगा 2 2 2 2 कौन कौन है? 6 और 28, ये याद रखेंगे। ठीक है, 1 से 100 तक में कितनी पूर्णकालिक संख्या है? 2 पूर्णकालिक संख्या है, 6 और 28। ठीक है, किसी भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी नहीं हो तो बड़ी अंक यानी 9 को दोहराते जाएंगे। जैसे कोई पूछे 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की बड़ी, तो क्या हो जाएगा 9 3 9। 4 अंक की इसी तरह पूछे 4 अंक की, क्या है इसमें 4 9। 5 अंक की पूछ दे 5 9। ठीक है, उसके बाद छोटी संख्या लिखने के लिए छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, छोटी संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि 9 को मतलब 1 पर शून्य डालकर उतना अंक पूरा देंगे, पूरा कर देंगे। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि मतलब अंक देने के बाद बड़ी छोटी संख्या बनाने के लिए बोलता है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें तो कोई सिंपल सा ही, कोई पूछेगा 3 अंक की सबसे छोटी बनाइए, सबसे छोटी
तो 3 अंक की सबसे छोटी क्या बताए थे अभी जस्ट में? 1 लिखिए, 1 पे कितना डालते रहिए, 1 है, 3 अंक बोल रहा है, 3 अंक बनाने के लिए कितना अंक पुराना है, 2 अंक और पुराना है, तो हो गया 3 अंक की सबसे छोटी। 4 अंक का बोले, 5 अंक का बोले, यानी 5 हिंदी में लिखिए ना, 5 अंक का सबसे छोटी बोले तो 5 अंक का सबसे छोटी 1 लिखेंगे, 1 तो 1 अंक हो गया, 4 अंक और पुराना है तो 4 जीरो डालेंगे, ठीक है, बड़ी संख्या। अब मेन इंपॉर्टेंट थोड़ा तो कुल संख्या कितनी होती है, यानी टोटल नंबर। टोटल नंबर जिस अंक का टोटल नंबर पूछे का कुल संख्या लिखना हो, जितने अंकों का कुल संख्या लिखना हो, जितने अंकों का कुल संख्या लिखना हो उसके सबसे बड़ी और उससे एक कम अंक की सबसे बड़ी, एक कम अंक की उससे एक कम अंक की सबसे बड़ी संख्या को घटा देंगे। ठीक है, उससे एक कम अंकों की छोटी संख्या को घटा देंगे। कुल संख्या लिखना है तो उसके सबसे बड़ी में से बड़ी और उससे छोटे से। तो देखिए एग्जांपल में अगर कोई पूछे, अगर कोई पूछे 3 अंक की कुल कितनी संख्या, 3 अंक की दो अंक पढ़ लीजिए आसानी से समझ, 2 अंक की कुल कितनी, तो हम क्या बताए हैं, तो जितने अंकों का कुल संख्या लिखना उसके सबसे बड़ी, यानी 2 अंक का लिखना है, 2 अंकों की सबसे बड़ी और उससे एक कम, यानी 2 से एक कम अंक की सबसे बड़ी, यानी 1 अंक की सबसे बड़ी, कितना हो जाएगा 90। तो 2 अंक की कुल कितनी संख्या होती है 90। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 से लेके 99 तक में कितनी संख्या होती है 90 संख्या होती है। क्यों? क्योंकि 9 इसीलिए घटा दिया जाता है, इससे एक बड़ी, क्योंकि 9 से एक बड़ी होती है इसीलिए 9 घट जाता है, और 99 में से 9 घट गया तो क्या हो जाएगा, 99 में से 9 घट गया तो फिर वही 10 से लेके 90 संख्या होती है। ठीक उसी तरह अगर 5 अंक की सबसे बड़ी पूछे कि कुल संख्या पूछे तो लिखेंगे क्या, 5 अंक की सबसे बड़ी माइनस 4 अंक की सबसे बड़ी, घटा दो 5 अंक की 9 9 9 9 9 माइनस 4 अंक की बड़ी 4 गुना 9, तो यानी 9 पर 5 जीरो 4 जीरो, जितना अंक का पूछे उतना अंक 9 पे उतना जीरो डाल देंगे। जैसे अगर कोई पूछ दे 4 अंक की सब कुल संख्या, 4 अंक की कुल संख्या पूछे तो 4 अंक की कुल संख्या लिखने के लिए पहले तो 9 लिख दीजिए और 9 पे कितना दे दीजिए 3 जीरो बढ़ा दीजिए, यही हो गया आंसर। कितना आसान कर दिए। अगर 8 अंक की कुल संख्या पूछे, कुल संख्या, तो क्या लिखेंगे, तो 9 लिखेंगे, 7 को जीरो लगा देंगे, 8 अंक हो गया। ठीक है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या कुल संख्या निकालना सीख गए हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, अब कुछ और देखते हैं।
मेरा इरेजर कहाँ, हाथ नहीं। विभाज्यता का नियम तो आज नहीं देखेंगे, ये अगले दिन देखेंगे किसी दिन। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो ले लीजिएगा, नहीं तो ये हो गया। तो अब बचा है केवल विभाज्यता का नियम बचा है। उसके बाद ये सारा चीज तो हो गया, विस्तार विभाज्यता का नियम बच गया। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, अभी मैं बताया था सम मल्टीपल टिप्स, सम टिप्स। आपको होमवर्क क्या क्या है? होमवर्क पहला 1 नंबर, आपको 1 से लेकर 30 तक के वर्ग याद करना है। वर्ग लिख कर, नहीं तो लिख ही देते हैं, वर्ग याद करना। ये 50 तक भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन 30 तक तो मिनिमम होना ही चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन, 1 से लेके 11 तक के घन लिखकर याद करना। मैं लिखा देता हूं, तो जैसे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, चलो मैं लिख देता हूं, घन भी लिख देता हूं ताकि आप लिख लो। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, यानी 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 5 से गुना, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 10 का स्क्वायर 1000 हो गया, 100 हो गया, 11 का स्क्वायर 121 हो गया, 12 का स्क्वायर 144, 13 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900, 31 का 961, 32 का 1024, 33 का 1089, 34 का 1176 और 35 का 1225। इस तरह से याद रखना है, इस तरह आपको याद रखना है। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब यानी 4 को 4 वर्ग 3 वर्ग में 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है। इतना याद रखेंगे, ठीक है। 12 का होता है 1776। नहीं 1776 नहीं, ठीक है, ये याद रखना है, याद रखना। अब गुना का कुछ ट्रिक से बता देता हूं, याद करके आना है। अब गुना का ट्रिक्स, जैसे अगर मुझे 32 गुना 101 दे दे, ये कितना होगा? 32, चलो इसको हिंदी, यानी 32 को फिर अगर 101 से करेंगे
अगर ठीक है, ये हो गया। किसी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 555 है, इकाई अंक अगर 5 है तो 5 को रिपीट करेंगे। जैसे चलो मैं ये अगले ही क्लास में बताऊंगा, ठीक है, ये आपको समझ में बिहार तक नहीं पता रहेगा टर्म्स क्लास में। तो यहाँ और एक जो एच दी है वो, तो इतना चीज़ आप याद करके लाइएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई तो इसलिए आज हम छोड़ देते हैं इतना तक ही, और आप ये करके लाइएगा। और अपना टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डाल देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लिखिएगा IMKSTUDYHUBN कर दीजिएगा। IMKSTUDYHUBN आप वैसे भी कर सकते हैं 8544297416 पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। इस पे आप अपना HW बना के भेजिएगा। बाकी तैयारी तो चलेगी, और फिर अपन लोग पहले मैथ देख लेंगे। मैथ के साथ साथ जब मैथ का मतलब कुछ 2-3 चैप्टर हो जाएगा उसके बाद हम लोग हिंदी भी देखेंगे, हिंदी और रीजनिंग बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। इसी उत्सव उमंग के साथ पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। Welcome to your ultimate study guide, where complex topics become simple. Let's ace those exams together. Subscribe to IMK Study Hub today.